चैप्टर 17 ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये आपके जो लाइफ प्रोसेस का दूसरा टॉपिक था 10th में, रेस्पिरेशन, वो वाला जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले आपको मैंने क्लास में ही बताया था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन टर्म दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, अगर मैं ब्रीथिंग की बात करूँ तो ब्रीथिंग में क्या होता है कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ पे होगी वहाँ आपकी ब्रीथिंग कही जाएगी। जैसे आपने O2 अंदर लिया और CO2 बाहर दिया, ठीक है, दैट इज़ योर ब्रीथिंग। और अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि आपका जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, फूड भी ब्रेक डाउन कैसे होगा, बाय ऑक्सीजन। इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से जो आपको एनर्जी मिलती है वो क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग में आपके क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और आपके रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें फर्स्ट जो स्टार्ट है वो है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके पास गिल्स होते हैं, और जैसे ह्यूमन है, ठीक है, उनके पास लंग्स होते हैं। आपके जो एम्फीबियन है जैसे फ्रॉग, वो आपके स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो ये आपकी क्या है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अलग अलग एनिमल्स में। तो आपके 3 ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, किसी किसी में आपके दोनों मिलते हैं। जैसे आपका जो मोलस्का है, ठीक है, गिल्स भी होते हैं और उसके पास लंग्स भी होते हैं। सेम अगर फ्रॉग की बात करूँ तो फ्रॉग आपका लंग्स से भी रेस्पायर करता है और गिल से भी करता है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रॉग वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तीसरा उसके पास स्किन, वो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है और उससे भी रेस्पायर करता है। और अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूँ तो वो केवल स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। तो आपके जो डिफरेंट एनिमल्स है, चाहे मैं कोई इनवर्टिब्रेट की बात करूँ या फिर किसी वर्टिब्रेट की बात करूँ, तो उनके पास डिफरेंट आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये वही है जो आपने 10th में पढ़ा है, थोड़ा सा इसमें एक दो नाम थोड़े से ऐड होंगे। जैसे सबसे पहले क्या आता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक्सटर्नल में आपके क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल, ठीक है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं, वो ओपन होते हैं आपके एक नेज़ल पैसेज में। ठीक है, एक पैसेज में एक ट्यूब में ओपन होते हैं जो फेरिंग्स का पार्ट होता है। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं, नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स के बाद वो ओपन होता है आपका ट्रैकिया में, और ट्रैकिया और आपकी नेज़ोफेरिंग्स के पास क्या होता है, ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस पढ़ा था, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को प्रिवेंट करता है ताकि वो विंड पाइप में ना जाए और केवल फूड पाइप में ही जाए। ठीक है, अब ट्रैकिया के बाद आपका उसी के नीचे होता है, एपिग्लॉटिस के नीचे आपके लैरिंग्स होता है। ठीक है, ट्रैकिया से ऊपर और एपिग्लॉटिस के नीचे लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपकी साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो साउंड आ रही है ना मेरे माउथ से, तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लैरिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद आपका ट्रैकिया की लॉन्ग ट्यूब है, उस पर बस रिंग्स है, कार्टिलेज की पूरी रिंग्स है, इस पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, ये ट्रैकिया है, लॉन्ग ट्यूब है जिसमें रिंग्स है, कार्टिलेज की रिंग है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई में जाएगा आपके। ब्रोंकाई टाइप्स 3 टाइप्स के हो जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर जाके आपका आता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद आपका क्या आएगा लास्ट में, एल्वेलाई। ठीक है, ऐसे कर कर पूरा आपका क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आपके जो ये लंग्स होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, थोराकिक कैविटी में। ठीक है, आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पर जो आपका वर्टिबल कॉलम्स हो, ये वर्टिबल है आपका स्केलेटन सिस्टम है, तो इस कैविटी को जो जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है वहाँ पे वो से बोलते हैं थोराकिक कैविटी। तो आपके थोराकिक कैविटी पे आपके लंग्स प्रेजेंट है। उसके बाद आपके
बाहर लेयर भी होती है लंग्स के, ये आपने 10th में नहीं पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, बाहर एक लेयर होती है प्लूरा लेयर, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें लिख भी रखा है प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी आउटर, एक होती है आपकी इनर। और बीच में जो स्पेस बचेगा उसमें क्या हो जाता है, प्लूरल फ्लू, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन होती है लंग्स के बाहर, बाहर आपकी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर आपकी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, और बीच में आपका फ्लूइड होता है, दैट इज योर, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड होता है। अब इसका काम क्या है, ये फ्रिक्शन को कम करता है जो लंग्स के सरफेस पे डेवलप होगा, क्योंकि आप रेस्पायर कर रहे हो, लंग्स भी ऊपर नीचे होते हैं, तो उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अलावा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद नीचे आपका ये तो आपको पता है कि एक नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है, मस्कुलर डायफ्राम भी होता है, ये वाली चीज़। तो उसके बाद आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप होंगे, तो सबसे पहला रेस्पिरेशन में क्या होगी, आपकी ब्रीथिंग होगी, ठीक है। ब्रीथिंग मीन्स वही ऑक्सीजन अंदर लेना एंड CO2 बाहर देना। दूसरा इसके साथ में ही लिख रखा है ब्रीथिंग और प्लूरल वेंटिलेशन, ठीक है, प्लूरल वेंटिलेशन, आपके पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी आपका लंग्स के लिए यूज़ किया तो पल्मोनरी वेंटिलेशन होगी, ठीक है, या फिर ब्रीथिंग होगी जिसमें CO2 बाहर रिलीज की जाएगी और O2 अंदर ली जाएगी। दूसरा क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है, जहाँ पर एल्वेलाई होगी, ठीक है। आपने जब O2 अंदर ली तो आपका वो O2 सीधा कहाँ जाएगा, लास्ट पे जाएगा, दैट इज योर एल्वेलाई में जाएगा। एल्वेलाई में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। O2 आप ब्लड में दोगे या टिश्यू में दोगे एंड CO2 आप बाहर रिलीज करोगे। फिर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, जो आपके गैसेस है उसका ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू। लास्ट में आपके जो टिश्यू और आपका ब्लड है वहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा दोनों O2 और CO2 का। और फिर फिफ्थ पॉइंट में उस O2 का यूटिलाइजेशन होगा जिसकी वजह से CO2 बनती है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उनमें 5 स्टेप होते हैं, ये मेन 5 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, ब्रीथिंग की जिससे ऑक्सीजन अंदर आ गई। सेकेंड स्टेप में जब एल्वेलाई में वो ऑक्सीजन आ जाएगी तो वहाँ पर ब्लड की वेसल्स होगी, तो ब्लड में CO2 ज़्यादा होगा और O2 कम होगा। सेम अगर लंग्स की बात करूँ, एल्वेलाई की बात करूँ, तो सेम वहाँ पे O2 ज़्यादा होगा और CO2 कम होगा, तो दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा बाई डिफ्यूजन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन आ गई ब्लड में, उसका ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू में जाकर। टिश्यू में क्या होगा, वही एक्सचेंज हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू कि O2 अंदर आ जाएगी और CO2 बाहर चली जाएगी। और लास्ट स्टेप में आपकी जो ऑक्सीजन अंदर आई है वो यूज अप होगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, आपका CO2 बनेगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेप हो गए। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में 2 स्टेजेस होते हैं या 2 स्टेप्स होते हैं। एक आपका होता है इंस्पिरेशन, दूसरा आपका होता है एक्सपिरेशन, ठीक है। मैंने नोटबुक में आपको जब 10th में था ये बताया था, इनहेलेशन और दूसरा आपका एक्सहेलेशन, ठीक है। इन मतलब अंदर, जब आप एयर अंदर लोगे दैट इज योर इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, और जब आप बाहर दोगे दैट इज योर एक्सपिरेशन, ठीक है। अब इंस्पिरेशन में आपका क्या होगा, जो एक ना प्रेशर बनता है, ठीक है, प्रेशर बनता है, मतलब जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपके लंग्स में प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स बाहर का जो एयर का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और जो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि आपने अभी ब्रीथिंग नहीं की है, आपको सांस अंदर लेनी है, ठीक है, हवा अंदर लेनी है, तो अंदर आपके लंग्स में एयर का प्रेशर जो होगा वो कम होगा और जो बाहर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये आपका कैसा है, नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, ठीक है। सेम अगर मैं एक्सपीरेशन की बात करूँ तो उसमें जो आपका लंग्स के अंदर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और जो एटमॉस्फेरिक वाला है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा। ये एटमॉस्फेरिक में जो आपको एयर हर टाइम रहती है,
लेकिन अगर कंपेयर करें तो एक्सपीरेशन के अंदर जब आपको सांस बाहर छोड़नी है तो आपके लंग्स में एयर ज़्यादा है, बाहर कम है। ठीक है, उसके बाद आपका डायफ्राम इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में। दूसरा आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जो आपके हेल्प करती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। अब इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम देखो, सबसे पहला आपका क्या है, इंस्पिरेशन, मतलब आपको एयर अंदर लेनी है तो आपको याद रखना है कि आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायफ्राम इधर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। दूसरा आपका जो रिप्स और स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम आपकी जो बीच रिप्स कभी देखे हो, मतलब डायग्राम में देखा हो तो बीच में ना एक बोन होती है जिससे रिप्स अटैच होती है, उसे बोलते हैं स्टर्नम। तो रिप्स और जो स्टर्नम है वो ऊपर की वो ऊपर हो जाएगी और आपकी, ठीक है, रिप केज भी उसकी वजह से ऊपर हो जाएगी। जो और इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी आपकी अपर साइड पे चली जाएगी। इससे क्या होगा, जो आपकी लंग्स का जो कैविटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर आपके लंग्स में आ सके। लेकिन अगर मैं आपके एक्सपिरेशन की बात करूँ तो ये इसके अपोजिट होगा आपके इंस्पिरेशन की। इसमें आपका डायफ्राम रिलैक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन क्यों, क्योंकि आपको पता है जब आप लंग्स बनाते थे डायफ्राम ऐसा बनाते थे, तो ये रिलैक्स स्टेट है। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट आपकी नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। जितना